सेकुलरिज्म जो है वो सियासी सुविधा का साधन है और इसलिए ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना होगा। और हमारा विकास का मसौदा वोट का सौदा न था, न है, न रहेगा। और उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है वो समावेशी विकास है, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण है, डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट। थैंक यू सर। इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो इंडिया का विशेष देखिए, उत्तर प्रदेश में समाज का सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसलिए हम जाति धर्म के आधार पर वोटों की गिनती नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए समाज के सभी वर्गों का हमारे साथ विश्वास भी हो, हमारे साथ वोट भी हो, इसके लिए हम काम करेंगे। सर, इंडिया पाकिस्तान के मैच है तो इंडिया को विशेष इंडिया की नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ जो अभी इवेंट जो चल रहा था, सर आए थे हमारे नकवी साहब जी, जो अल्पसंख्यक जो जनसंख्या है इसके बारे में, जैसे यूपी के अंदर जो चल रहा है आजकल, उसके बारे में कुछ विचार बताएंगे आपके? देखिए, मुझे लगता है कि आज का जो दिन है वो भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे विंग जिसका जो माइनॉरिटी मोर्चा के नाम से जाना जाता है, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दिन है। अभी हमारे मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने आपको अंत्योदय से लेके सबका साथ, विकास, विश्वास और जो लाल किले के प्राचीर से हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने बोला है प्रयास, उसको जोड़ते हुए तफसील से आपके सामने बात रखी है। मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। हमारा उद्देश्य जो है भारतीय जनता पार्टी के वज़ीर आज़म का जो ये मूल मंत्र है उसको नीचे के मंडल लेवल तक हम उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं और हमने हमेशा से जो काम किया है वो सबको साथ लेके। और भारतीय जनता पार्टी में अब देखिए, जो एक तरीके से तुष्टीकरण करने वाली जो राजनीतिक दल थे हिंदुस्तान में, जिन्होंने ख़ास करके इस समुदाय को, अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम वर्ग को ये कह के डराया था कि भारतीय जनता पार्टी और आपका मेल नहीं हो सकता है, जनसंघ का आपका मेल नहीं होता है, संघ से डराया। आज आपको देखिए कि बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के हर राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हैं, जो जाके अपने राज्यों में जो बातें हमारे बड़े लीडरान, शीर्ष नेतृत्व जो कहेगी वो नीचे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और जिस जनसंख्या नियंत्रण की आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेके, उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या नियंत्रण तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास सीमित संसाधन है, हमारी ज़मीनें कम हो रही हैं, संसाधन इतने नहीं हैं। और अगर आपके बच्चे कम हैं, 2 बच्चे सबसे अच्छे का जो नारा है वो इसलिए है कि अगर हमारे बच्चे कम हैं हम उनको अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छी पढ़ाई कराएंगे, अच्छी जगह प्लेसमेंट होगी। और हमारी कोशिश होगी कि इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को, अगर कुछ कन्फ्यूज़न लोगों के निचले स्तर पे है, उनके साथ बात करके, उनके साथ संवाद करके उनकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे। सर, एक बात और पूछते, जैसे भी ऐतिहासिक कार्य हुआ हिंदुस्तान में 100 करोड़ वैक्सीन का, जो मोदी जी के द्वारा करा गया है। पहले बोलते थे कि इंडिया सबसे पीछे रहेगा, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए, मुझे ये कहने में बहुत फ़ख्र महसूस होता है, गर्व होता है कि भारत वो देश है। बहुत ही लोगों ने, हमारे यहाँ से लेके बाहर तक के लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से पैंडेमिक आई, जिस तरह से जानें गईं, जिस तरह से हालात ख़राब हुए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की जो नेतृत्व है, जो इच्छा शक्ति है, जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने लोगों के सामने मैसेज दिया था, हम भारत ने सबसे पहले, भारत के वैज्ञानिक और भारत के डॉक्टरों को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने एक वैक्सीन, जो बात प्रधानमंत्री ने कही, बहुत कम समय में भारत में वैक्सीन आई और आज ये हालत। नमस्कार आबिर खान जी, मैं जानना चाहता हूँ जो अभी अल्पसंख्यक जो चल रहा है, ये जो इवेंट करा था नकवी साहब के, उसमें इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग भी है और सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी महामंत्री बुलाए गए हैं, उनको हुनर हाट के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। दूसरा, कार्यकर्ता को कैसे बूथ तक ले जाना है, क्योंकि माइनॉरिटी थोड़ा बीजेपी से अलग सी रहती है, इसलिए इसको जोड़ने के लिए और मोदी ने क्या क्या काम माइनॉरिटी के लिए किया, ये बताने के लिए आज की मीटिंग रखी है, ताकि मोदी जी का जो सपना है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अब साथ में सबका प्रयास भी हो जाए। बिल्कुल सही करें। तो आने वाला टाइम फिर हमारा ही है।
मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया काम कर रहे हैं। फ्री वैक्सीनेशन कर दी, 100 करोड़ लोगों से ज़्यादा की लगा दी, 100 तो हुए, अब तो और ऊपर पहुँच गए ना। जी जी। और काफ़ी जो दूसरी पार्टियां थी उन्होंने काफ़ी बोला गया था जब वैक्सीन नहीं लगी थी कि वैक्सीन कहाँ है, और कुछ एक्सपोर्ट भी कर दिया आपने, उसके बारे में कुछ? विपक्ष का काम तो झूठ बोलने का, उन्होंने बरगलाने का है लोगों को। वो अखिलेश यादव हैं, वो बोल रहे थे कि मैं लगवाऊंगा ही नहीं, अब क्यों लगवा ली? अपने फादर को खुद लगवाने के लिए गया है और लोगों को, मुस्लिमों को भड़का दिया, इससे बच्चे पैदा नहीं होंगे, ये तो लोग उनका बरगलाने का काम है। लेकिन सब लगवा रहे, कोई दिक्कत नहीं है और इसके पॉजिटिव नतीजे। सर इससे कुछ यूपी के इलेक्शन में फ़र्क पड़ेगा? जो इतनी बातें हुई हैं अभी, जो यूपी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक तरफा बीजेपी जीत रही है वहाँ पर। अल्पसंख्यक जो वोट हैं जो आपके, नहीं, जो लोग समझदार हैं और पढ़े लिखे हैं वो आएंगे, वो वोट करेंगे। और जो कुछ तो थोड़े बहुत होते हैं जो बहकाए में आते हैं मदर पार्टी। और सुना इस बार मैंने जो बाहर की आवाज़ है, एमसीडी चुनाव के अंदर ही मैंने सुना है कि इस बार आम आदमी पार्टी बहुत कोशिश कर रही है आने की। आम आदमी पार्टी तो चोर पार्टी है, आम आदमी पार्टी तो सबसे कम्युनल बेकार पार्टी है, क्योंकि दिल्ली में अगर आम आदमी चाहती तो दंगे ही नहीं होते। ये जो दंगे कराए गए आम आदमी की सोच से नहीं चाल है। अगर मैं विधायक हूँ आम आदमी का और मैं अपने 10 लोग लेकर, 10 कार्यकर्ता जने लेकर बीच में खड़ा हो जाता, दंगा ही नहीं होता। उन्होंने तो अपने एसी के कमरों में बैठ के दंगे का मजा लिया है। आम आदमी को अब रिजेक्ट किया जाएगा, बीजेपी अब फिर से सत्ता में आएगी। धन्यवाद सर हमारे चैनल में आने के लिए। फिर दोबारा कभी आपसे मुलाकात जरूर करेंगे आपके इलाके में। थैंक यू सर, धन्यवाद। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये एक हमारा संकल्प है और उसी संकल्प के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। और मैं पूरा यकीन करता हूं कि आने वाले दिनों में हम जिस नए भारत का सपना देख रहे हैं, नया भारत कोई एक राज्य, एक कम्युनिटी, एक कास्ट नहीं बना सकती। उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। उसमें समाज के सभी वर्ग, कहते हैं अनेकता में एकता, उस अनेकता में एकता के संकल्प को लेते हुए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को बढ़ाते हुए हम नए भारत के रास्ते पे चलेंगे। और उसमें आपके अल्पसंख्यक मोर्चे का एक बहुत बड़ा योगदान है और उस योगदान को आपको करना होगा। और उसके साथ ही साथ उन लोगों से भी होशियार रहना होगा जो लोग की सेकुलर टिफिन में कम्युनल टमाटर डाल के घूम रहे हैं। बड़ी होशियारी से काम करते हैं ये सेकुलर शेरवानी और कम्युनल कारस्तानी, ये बहुत होशियार लोग हैं। और हमारी कौम और हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग ऐसे भावुक होते हैं कि उन्होंने सेकुलर शेरवानी पहनी और कम्युनल कारस्तानी दिखाई, और लोग जो है भावुक होकर के और वोट की सौदागरों के चंगुल में आ जाते हैं। हमें उनके बीच जाना चाहिए। वोट देते हैं नहीं देते ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने इतनी बातें बताई है, आपके पास और चीजें भी होंगी। आप कहिए भैया हम तुम्हारे वोट लेने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन तुम बताओ तुम्हारे साथ बीजेपी की केंद्र की सरकार, जिन राज्यों में सरकारें हैं वो सरकारें क्या कितना भेदभाव किया है। कोई कहेगा आप जो है वो लिंचिंग विंचिंग बहुत हो रही है, कहां हो रही भैया? एक हुई हरियाणा में, 24 घंटे के अंदर जो लोग थे उनको गिरफ्तार भी किया और कई लोगों की जमानत जो है वो सालों नहीं हो पाई, बैठे हुए हरियाणा के जाकिर साहब। राजस्थान में हुई 12 घंटे के अंदर 12-14 लोगों को फौरन गिरफ्तार किया गया, जेल के सीटों में, उनमें 2 को सजा हो गई। उत्तर प्रदेश में हुआ, जो भी इस तरह की 2-3 घटनाएं आइसोलेटेड हुई हैं, उन घटनाओं पे कार्रवाई हुई है। लेकिन क्रिमिनल घटना पर कम्युनल जो तड़का लगाया जाता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये घटना क्रिमिनल घटनाएं हैं।
ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में अभी हो रहा है। और वो भी जो है वो कभी कभी साजिशें भी इसमें होती हैं, कहानी किस्से भी बनते हैं। आजकल तो साइबर का मामला है, साइबर सिंडिकेट चलता है इसमें। सोशल मीडिया पे एंटी सोशल एक्टिविटी बहुत होती है। अभी जमाल साहब कह रहे हैं सब लोग ट्विटर पे आ जाओ, फेसबुक पे आ जाओ, बहुत ज़रूरी भी है, चेक भी करते रहना चाहिए कि सोशल मीडिया पे जो एंटी सोशल एक्टिविटी चलती है और वो बहुत तेज वायरल होती है। एक झूठी कहानी कोई बना देगा, बाद में पता लगेगा कि साहब ये इसको तो बाकायदा इसको पैसा देके खड़ा किया गया था पिटने के लिए। एक जना की घटना ऐसी आई इसको बाद में रिपोर्ट में, और कहा कि हम फोटो लेंगे तुम्हारा मोबाइल से और तुम पिटो, खून तुम्हारा बहेगा, उसका पैसा दिया जाएगा और उसके बाद हम वायरल कर देंगे कि देखिए साहब ये इस कम्युनिटी के लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है। इसलिए सबकी सिक्योरिटी, सबकी सुरक्षा हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। अभी मैं कश्मीर में उस दिन था, हमारे सिख भाइयों की हत्या हो, आतंकवादियों ने टारगेटेड किलिंग का वो कर रहे हैं, हालांकि उनको चूहों की बिल से निकाल के मारा भी जा रहा है। ये जो आतंकवादी हैं और उनके आका है उनको भी सबक मिलेगा। मेरठ में हुआ, जिसमें मलियाला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लोगों को पीएससी के ट्रक में भर करके और एक तालाब में जा करके फेंक दिया गया और वहां पर उनकी मौत हो गई। ये बीजेपी नहीं थी, ये कांग्रेस पार्टी और ये सेकुलर सिंडिकेट था। आप लोग मुंबई से हैं, जमाल भाई बॉम्बे से हैं, साबिर साहब बॉम्बे से हैं। ये जो भिवंडी, मैं तो भिवंडी गया था चुनाव, उसमें ध्यान नहीं आ रहा मुझे कौन सा ईयर था। मैंने देखा वहां पे जो लूम का काम था, जो वहां पर जो है वो लोगों के तो वो उस दंगों का जो निशान था, वो निशान तब तक मुझे दिखाई पड़ा था। पर प्रमोद महाजन जी के साथ में गया तो उन्होंने कहा कि चलो आओ देखो क्या हाल है। बदायूं में दंगा होता है, वहां पर जो है वो सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। कर्नलगंज में होता है, कानपुर में होता है, कोई जगह ही मतलब कोई इसका अंत नहीं है। और आज की तारीख में अगर दंगों से देश को मुक्ति मिल रही है, अगर जो है वो जिस तरह का आतंकवाद का एक खौफ और एक आतंकवाद का माहौल रहता था उससे देश को मुक्ति मिली है, तो इसका तो सबको जो है वो स्वागत खैर मकदम करना चाहिए। कोई आतंकवाद को देख के नहीं आता कि भैया ये आप कौन सी धर्म के हो, कौन सी जाति के हो, कौन से मजहब के हो। हम अभी कश्मीर गए थे 370 के बाद, जो आज अमित शाह साहब भी वहां पर हैं 2 दिन से, 370 के बाद वहां पर जो बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो बदलाव जो है वो पहले भी आ सकता था, लेकिन जो लोग वहां पर खानदानी सियासत और खानदानी विरासत के माहिर थे, जो लोग वहां पर जो है कुनबे की सियासत और करप्शन की विरासत थी इनकी, वो कभी नहीं चाहते थे कि कश्मीर के लोगों को विकास की रोशनी दी जाए, कश्मीर में विकास हो, कश्मीर के लोग जो है प्रगति की मुख्य धारा में शामिल हो। मैं प्रगति की मुख्य धारा, कभी ऐसा मत बोलिएगा कि मुख्य धारा में, वो प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम में पहले भी थे और अभी भी है, लेकिन प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, देश की मेन स्ट्रीम में वो थे, लेकिन उन तक विकास नहीं पहुंचता था। उन्होंने जिंदगी में 75 सालों में ये नहीं देखा कि साहब पंचायत के चुनाव भी होते हैं, पंचायत के चुनाव में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी शुरू हुआ उनका, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी में भी उनका पार्टिसिपेशन शुरू हुआ। एक बड़ा बदलाव आया, उस पर भी शोर मचा पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने कहा साहब ये तो आप कश्मीर के अधिकारों को छीन रहे हैं 370 खत्म करके। 370 जो है वो इस खानदानी सियासत जो थी, कुनबे की सियासत और करप्शन की विरासत का सुरक्षा कवच था, सिक्योरिटी कवर। उसको सिक्योरिटी कवर के तौर से इस्तेमाल करते थे और लोगों को डरा के रखते थे। उसके साथ जो है वो अलगाववादियों के साथ थोड़ा गठबंधन भी कर लेते थे
कि तुम कुछ बोलते रहो हम कुछ बोलते रहे, वो नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि आज ये जो चुनौतियां हैं, ये जो बहुत बड़ा एक देश के अंदर बदलाव का माहौल है, जैसा कि अभी जमाल सिद्दीकी साहब ने कहा कि वो बूथ की हो सकता है कि हमारे कुछ नेता वहां ना भी जाएं। मुझे चुनाव लड़ने का 5 चुनाव लड़ने का मौका मिला है और मुझे भी कभी कभी कह देते थे कि आप उधर जाने से कोई फायदा नहीं है, वोट तो देंगे नहीं हमको, लेकिन मैं चला जाता था, ये जानते हुए कि जाता था कि हो सकता है वोट ना मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं। मैंने कहा ना कि अगर आपको 22-23% वोट अल्पसंख्यकों का मिल रहा है तो ये बढ़ेगा। और आपके जो हमारी मिनिस्ट्री है वो तो एक है, उसके अलावा मैं आपको बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी अलग अलग स्कीमें हैं, मैं शायद लाया नहीं हूं उसको, जो अलग अलग स्कीमें हैं यह उनमें कितना अल्पसंख्यकों को फायदा हुआ वो भी मैं आपको शायद मैंने दिया भी होगा, नहीं होगा तो मैं दे दूंगा। इन 7 सालों में मोदी सरकार ने 2 करोड़ घर गरीबों को दिए। उस 2 करोड़ घर में 31% जो है वो अल्पसंख्यकों को मिलेगा। ये बेघर थे लोग। 6 लाख गांव में बिजली पहुंची, 6 लाख गांव। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो गांव बिजली से बचे हुए थे, अंधेरा था, उसमें 39% ऐसे गांव थे जो अल्पसंख्यकों और खासतौर से मुस्लिम समाज के थे। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी का विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि इस गांव वाले ने हमें वोट दिया था तो बिजली पहुंचाओ, नहीं दिया था तो मत पहुंचाओ। पहले तो यही करते थे लोग। 12 करोड़ किसान सम्मान निधि जो अभी भी चल रही है, उसमें जो मुझे एक साहब ने कहा, एक किसान नेता है जो आंदोलन आजकल कर रहे हैं, ऐसी हुआ तो मैंने कहा भैया ये जो तुम कह रहे हो कि ये नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा उनको डिटेल दिया। मैंने कहा देखो ये 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, उसमें जो है वो 33% से ज़्यादा जो है वो अल्पसंख्यक समाज के हैं। किसान मुसलमान भी होता है, किसान सिख भी होता है, किसान और भी होते हैं। तो वो ताज्जुब करने लगे। फिर मैंने उनको पूरा डिटेल भेज दिया नाम के साथ। मैंने कहा लो भैया। बाद में उनका फ़ोन आया मेरे पास, बोला भाई साहब ये तो आपने बड़ा आँख खोलने वाली बात बताइए। 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला की बात सुनते होंगे आपकी, गैस सिलेंडर मिल रहा है, गैस सिलेंडर फ्री दिया जा रहा है। कोई इसका कि किस जाति को मिला, किस धर्म को मिला, ये कोई हम प्रचार भी नहीं करने वाले हैं। लेकिन कभी कभी ये सवाल होता है कि भाई हमें क्या मिला है, छोड़ो तुम तो और लोगों को दे रहे हो। तो हमने कहा थोड़ा सा हमें भी सुविधा हो जाएगी। 8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना मिली, लाभ मिला है। उसमें जो है वो 37.8% जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय की है। 31 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना, जो छोटे छोटे काम करने की होती है, कोई किसी को ठेला लगाना है, तो किसी को छोटी सी दुकान खोलनी है, तो किसी को कुछ करना है, उसमें जो है वो 36% जो है वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपके लिए बहुत जरूरी है ये चीज। अब ये अभी प्रधानमंत्री जी का देखा होगा आपने मन की बात, शौचालय 13 करोड़ से ज्यादा शौचालय देश में निर्माण हुए हैं। उसमें जो है वो 22% ऐसे इलाके में निर्माण हुए हैं जहां पे जो अल्पसंख्यक बाहुल इलाके हैं। इसके अतिरिक्त जो जन धन योजना है, आयुष्मान भारत योजना, हर घर योजना, इन सब में भी लगभग इसी तरह से समाज के सभी वर्गों की भागीदारी, हिस्सेदारी के साथ अल्पसंख्यक समाज की भी भागीदारी, हिस्सेदारी की हुई है। अब 5.5 करोड़ स्कॉलरशिप दी गई है आजादी से लेके आज तक। यानी 70 सालों में जितनी स्कॉलरशिप नहीं मिली वो 7 सालों में मिल गई। और उसमें 60% लड़की हैं।
दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर। मैं एक कार्यक्रम में गया था, तालकटोरा से आपका कार्यक्रम था शायद, उसमें तमाम पसमानदा लोग, बढ़ई भी थे, लोहार भी थे, ये तमाम जो होते हैं वो दोनों कौमों में है। बड़े मुसलमान भी होगा, बड़े हिंदू भी होगा। लोहार जो है मुसलमान भी होगा, लोहार हिंदू भी होगा। अगर जो है वो रंगरेज मुसलमान भी होगा, रंगरेज हिंदू भी होगा। टेलर मुसलमान भी होगा, टेलर हिंदू भी। एक बहुत लंबी शीट वो है। उनको रोजगार और रोजगार के मौकों के साथ जोड़ने के लिए हुनर हाट शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसा कोई कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें इस तबके को हम फायदा पहुंचा सकें, और शुरू किया हम लोगों ने। 2015 के बाद से शुरू करना शुरू किया और अब तक चल रहा है। अभी भी कल मेरे पास जो ब्रिज में जो कुंभ हो रहा है, वहाँ के जो है वो लोग आए थे मथुरा से, और उन लोगों ने रिक्वेस्ट की कि साहब इस कुंभ में हमारे लिए मुख्य अट्रैक्शन होगा हुनर हाट। हम समय कम था, 10 तारीख से होना है, अगले महीने से। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया और उन्होंने फिर हम लोगों ने उसको, यानी ब्रिजोत्सव और मथुरा के कुंभ में भी अल्पसंख्यक मंत्रालय के हुनर हाट के लगाने की मांग हो रही है। ये घटनाएं ऐसी नहीं है जिन घटनाओं को कि हम सामान्य सी घटना के रूप में देखें। और आज एक पॉजिटिव माहौल है, दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों के साथ हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर साहब को कितना बैशिंग हुई, और जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो उस समय क्या कहा गया था कि अब तो मोदी जी आए तो सारे इस्लामी देशों से संबंध टूट जाएगा। अब इस्लामी देश तो बाय बाय कर लेंगे, हिंदुस्तान का तो अब कुछ भला नहीं होगा। ये तमाम वो सेकुलर सिंडिकेट इकट्ठा होकर के ये बात कह रहा था। ये कोई मतलब एक दो लोग नहीं कह रहे थे, पूरा मिलजुल करके ये मिली जुली कहानियां हो रही थी, किस्से हो रहे थे। आपको याद मालूम होगा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद इन्हीं इस्लामिक देशों ने सबसे पहले मोदी जी को नवाजना शुरू किया, उनका स्वागत करना शुरू किया और अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान देने की शुरुआत की। 2016 में अफगानिस्तान ने अपने अमीर अमानुल्लाह खान सम्मान से मोदी जी को नवाजा। 2016 में सऊदी अरब ने जो उनका सबसे बड़ा सम्मान है किंग अब्दुल अजीज तैश सम्मान, उससे किसको नवाजा? किसी इस्लामिक देश के मुखिया को नहीं, आपके देश के प्रधानमंत्री और नेता को नरेंद्र मोदी जी को नवाजा। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने किया, फिलिस्तीन ने जो उनका सबसे बड़ा सम्मान है उससे नवाजा, और यूएई ने जायद अवार्ड उनके जो किंग है उनके नाम से जो सबसे बड़ा उनका अवार्ड है उससे उनको नवाजा गया नरेंद्र मोदी जी को। उसके अलावा तो और भी तमाम देश हैं, मालदीव ने किया, बिल गेट फाउंडेशन ने किया, उसके अलावा और तमाम देशों ने किया। ये वो लोगों को मुंह पे तमाचा था जो लोग कह रहे थे कि इस्लामिक देशों से रिश्ते तो गए अब। और वो तो छोड़िए, 2019 में दुनिया का सबसे ज्यादा, सिर्फ इंडोनेशिया का शायद मेरी समझ से 2-4 हजार ज्यादा है, 10,000 ज्यादा है, दुनिया के सबसे ज्यादा गैर किसी इस्लामी देश को हज का कोटा हुआ तो वो हिंदुस्तान का हुआ और मोदी जी की वजह से हुआ, 2 लाख से ज्यादा। और मोदी जी ने उसको बाकायदा उस वक्त वहां के क्राउन प्रिंस आए हुए थे, सुषमा स्वराज जी थी, मैं था और प्रधानमंत्री जी थे और क्राउन प्रिंस थे। उस वक्त लंच चल रहा था तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप इनसे कहिए कि आज हमारे देश से बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की
और हज का कोटा जो है वो बढ़ना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात को उनसे कहा। क्राउन प्रिंस ने कहा कि यू आर माई ब्रदर सर, आप क्या बोलते हैं बताइए। तो उस वक्त हमारा शायद 1,35,36,36,000 था। तो सबने सोचा कि 10-12 हज़ार बढ़ा देंगे। तो मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि सर आप 2 लाख कह दीजिए। प्रधानमंत्री ने 2 लाख कहा और उन्होंने कहा डन। ये इतने गहरे रिश्ते हैं इनके, प्रधानमंत्री जी के खुद के, तमाम इन देशों के साथ, इन देशों के सरबराहों के साथ और नेताओं के साथ। उसका नतीजा है कि आज हमारा देश जो है वो दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है। और इसलिए मैं एक बात फिर से ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सेकुलरिज्म सियासी सुविधा का साधन न था, न है, न रहेगा। उन सेकुलर सिंडिकेट के लिए सेकुलरिज्म सियासी सुविधा का साधन था, है और रहेगा भी। चाहे वो बर्बाद हो जाए तब भी रहेगा, वो यही काम करेंगे। और इसलिए हम पंथ निरपेक्षता हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता है, राष्ट्रवादी प्रतिबद्धता है, राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। और इसलिए डेवलपमेंट विद डिग्निटी। वो कहीं लखीमपुर खीरी घूम रहे हैं तो कहीं भी जो है वो कह रहे हैं साहब किसान आंदोलन हो रहा है, ये हो रहा है। एक आदमी ने एक लफ्ज नहीं कहा कि हमारे जो सिख भाई बहनों के साथ वहां अन्याय किया गया, वहां के अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय किया गया वो गलत किया गया, नहीं कहा। इसीलिए हमने कहा ना कि उनके लिए जो है वो सेकुलरिज्म सियासी सुविधा का साधन है। वो ढूंढ के तय करते हैं कि यार वहां जाना चाहिए, वहां कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। कहने से कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारे कोई आका नाराज हो जाए। इसलिए हमें लगता है कि ये एक हम सब मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और जो माहौल हमारा है उस माहौल में हम 100% जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो के बारे में जो कुछ है वो एक परिवर्तन है और उस परिवर्तन में के हिस्सेदार भागीदार हम सबको बनना चाहिए। मैं तो केवल एक बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि हमें जो है वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक राष्ट्रवादी पार्टी है और आप उसके नेता हैं। कांग्रेस पार्टी एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है। उसका जो है वो ना कोई अंदर भाव दे रहा है ना बाहर मोल है उसका। बिना मोल भाव की पार्टी हो गई है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है। कुछ और पार्टियां बीच बीच में आती हैं, कहेंगे हम जो है वो क्षेत्रीय पार्टी हैं, हम फला पार्टी है, हम फला पार्टी हैं। हम सब जो है वो सबका नारा क्या होता है? किसी ने ये नहीं कहा कि हम गरीबी हटाने के लिए बीजेपी से लड़ रहे हैं। किसी ने कहा बेरोजगारी के लिए बीजेपी को हटाना चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा कि दंगों को रोकने के लिए बीजेपी को हटाना चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा कि आतंकवाद को। आज ये कहते हैं भाई बीजेपी को हटाना है। आपने सुना होगा। हम कहते हैं कि हम जो है वो आतंकवाद को हटा रहे हैं, हम जो है वो सांप्रदायिक ताकत की मानसिकता है उसको हटा रहे हैं, हम गरीबी को हटाने की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी को हटाने की बात कर रहे हैं, हम नए भारत को बनाने की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं बीजेपी को हटाओ। तो ये चीजें आपको पूरे दिमाग के साथ रखना चाहिए। हमारे लिए विकास और संविधान का संकल्प है, ये देश का संकल्प है, समावेशी विकास का संकल्प है ये, और हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। और जिसका नतीजा हुआ है आपके लिए, आपको जानकारी जरूर होगी, लेकिन इस दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या होता था, एक बार दिल्ली प्रदेश की एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें मुझे जाने का मौका मिला था। उस समय जो है वो रोज परेशान थे लोग। कहीं पे जो है वो लाजपत नगर में धमाका हो रहा होता था, कहीं पर जो है वो अजमेर में धमाका होता था,
कहीं पर जो है वो लखनऊ और बनारस में धमाका होता था, मथुरा में हो जाता था, मक्का मस्जिद में हो जाता था, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हो जाया करते थे। कोई ऐसा महीना नहीं था जिसमें कि देश के किसी न किसी कोने में, गुवाहाटी से लेकर के और कहीं पर भी देख लीजिए आप, आतंकवादी घटनाएं देश के न हो रही हों और बेगुनाहों के खून न सड़कों पर बह रहे हों। इन 7 सालों में कश्मीर के कुछ इलाके की आइसोलेटेड घटना को छोड़ दीजिए आप, देश के किसी हिस्से में भी आतंकवादी अपनी शैतानी हरकतों को करने में कामयाब नहीं हो पाए। और उस वक्त जो सेकुलरिज्म के सियासी सुरमा थे क्या करते थे, जैसे ही कहीं पे होता था धमाका, मुंबई में धमाका हुआ या दिल्ली में हुआ या राजस्थान में हुआ या उत्तर प्रदेश में हुआ, तो हर मुसलमान की दाढ़ी और टोपी पे मेड इन अल-कायदा का ठप्पा लगाया और उसको जेल भेजा। दंगे, एक इतिहास बनता रहा दंगे का। कोई ऐसा इलाका नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं जहां पर कि किसी न किसी इलाके में कम्युनल राइट की आगे आग न जल रही होती थी। और एक दिन नहीं होता था, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना दंगे हो रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। तो इसलिए ऊंची उड़ान का हौसला बनाइए और मत देखिए कि कौन आपको क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। पूरे एतमाद के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आपके पास इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा नेतृत्व है जिसका कि कोई दुनिया में मुकाबला नहीं है। और दूसरा एक मैं बहुत अच्छी सी आप लोगों को मशवरे के साथ कहूंगा, एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने, एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने। ऐ मेरे दोस्त, इतनी तो ऊंची न ये दीवार करो, नफरतें खत्म करो, प्यार करो, प्यार करो। पेड़ जो सूख रहे हैं उसे फलदार करो। तो इतनी दीवार ऊंची नहीं होनी चाहिए कि आपके दोस्त की आवाज आप तक न पहुंचे। इसलिए मिलजुल करके करना है, मिलजुल करके लड़ना है और मिलजुल करके विजय हासिल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। नकवी साहब का ये शानदार उद्बोधन मुझे याद आ गया जब हमने नकवी साहब की प्रेजेंस में, हमारे प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, और पहली मर्तबा मेरी अध्यक्षता में 200 मुस्लिम काउंसिलर जीत के आए थे, नकवी साहब भी आए थे। उस वक्त मोदी जी ने जो उद्बोधन दिया था उसकी हमने एक पुस्तिका बनाई थी और वो पुस्तिका आज भी हमें काम लग रही है कि माइनॉरिटी के लिए भाजपा सरकार क्या कर रही है। मैं मानता हूं और माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं अमीन साहब से कहूंगा कि आज नकवी साहब ने जो स्पीच दी है उसका एक एक सेंटेंस इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल है कि अगर ये लेकर हम ग्राउंड लेवल पर जाएंगे, कांग्रेस या विपक्ष का कोई नेता हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। दिस इज माय गारंटी। तो नकवी साहब की स्पीच को हम एक पुस्तिका बनाएं और ये पुस्तिका का वितरण करें। अब मैं स्मृति चिन्ह के लिए श्री जोजो जोसेफ जी और दिल्ली टीम से विनती करूंगा कि वो आए और हमारे लोकप्रिय, हमारी आन बान और शान नकवी साहब का को स्मृति चिन्ह से उनका सम्मान करें। जोजो जोसेफ, हुसैन खान साहब और साथ में मैं भी आपके, क्योंकि राजस्थान चिश्ती नगर है। साहब ये राजस्थान
देखिए आप भी पंजाब की ओर से पंजाब भाई आगे भाई मोबाइल वाले भाई मोबाइल